हारता वही है जो आपको शिकायत बार बार करता है और जीतता वही है जो आपको कोशिशें हजार बार करता है। तो जय हिंद दोस्तों, आज इस आप नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में आपको मेन रूप से चौकीदार बहाली का पूरा प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, जिसमें आपको फॉर्म को फिलअप करने से लेकर आप लोग को सिलेक्शन ज्वाइनिंग कराने तक क्या क्या प्रोसेस होकर आपको गुजारना पड़ता है, क्या क्या आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सारा डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको आज बताऊंगा। तो आपको आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका चौकीदार बहाली संबंधित आपको किसी प्रकार का डाउट आप लोग को नहीं बचेगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको जब से अपडेट आपको मिलता रहेगा। और पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करिए। तो आइए देर न करते हुए आपका पूरा डिटेल बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो चौकीदार की बहाली जो कराई जाती है, तो चौकीदार की बहाली आपको किस बेसिस पर आपका कराया जाता है। तो जो भी चौकीदार का बहाली आपको लिया जाता है वो आपको झारखंड के अलग अलग आपको जिला के अनुसार आपका वैकेंसी कराई जाती है, यानी कि मेन रूप से आपको जो भी जिला के लिए अलग अलग आपका भर्ती निकाली जाती है। और आपको चौकीदार बनने के लिए सिंपल उस जिला का आपको अस्थायी निवासी होना चाहिए और उस जिस बीट के लिए आपको भर्ती निकला हुआ है उस अस्थायी आपको बीट का निवासी भी आपको होना चाहिए। तभी आप लोग जिस भी जिला में आपका भर्ती निकलता है उस जिला में आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी कि झारखंड में 24 जिला में है, आपको 2-3 जिला में आपका चौकीदार का पूरा प्रोसेस भी आपका कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग भी कराया जा चुका है। और बाकी और भी जिला में है जहाँ पर आपका प्रोसेस आपका चल ही रहा है। अभी आपको आचार संहिता होने की वजह से आपका कुछ अभी आपका रोक हो चुका है, लेकिन आपका और भी जो भी प्रोसेस आपका होने वाला था, कहीं पर आपको एग्जाम आपका हो चुका है, कहीं पर आपका ज्वाइनिंग बाकी है, तो कहीं पर आपको रिटेन आपका होने वाला है। तो आपको सारा आपको डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन की बात करें तो आपको चौकीदार के लिए आपको जो भी जिला से निकलता है या आपको जिला का डीसी के द्वारा आपको इस वैकेंसी के लिए आपको नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि जिला में जो भी आपका जिला का डीसी के द्वारा आपका डीसी ऑफिस के आपको ऑफिशियली वेबसाइट, यानी कि आप जो भी जिला का ऑफिशियली वेबसाइट होता है वहीं पर आपका इसका नोटिफिकेशन निकाला जाता है, जिसमें वहाँ पर आपको सारा डिटेल दिया जाता है कि आपको क्या क्या उसमें आपको होना चाहिए, कब तक आपको फॉर्म भरने का लास्ट दिया गया है, फॉर्म को भरने के साथ साथ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है, सारा आपको विज्ञापन जो निकालता है उसमें आपको सारा बताया रहता है। तो बात करते हैं कि जो भी आपका नोटिफिकेशन आपका चौकीदार के लिए आपको नोटिफिकेशन निकाला जाता है उसको लिए आपको क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको सिंपल आपको 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, यानी कि जो भी आपको अस्थायी आपका जो भी जिला के होंगे उनको आपको 10वीं कक्षा पास होंगे। और एज की बात करें तो उनको मिनिमम एज आपको 18 वर्ष होना चाहिए, यानी कि मिनिमम एज इनका 18 वर्ष हो और 10वीं कक्षा आपको पास हो, वे लोग आपको चौकीदार को फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकते हैं। और आपको मैक्सिमम एज की बात करें और साथ ही साथ आपको 10वीं कक्षा आपको मिनिमम मांगा जाता है, बाकी आपको ग्रेजुएशन पास हो, आपको पीजी हो, कोई भी आपको 10वां से और भी ज़्यादा आपको हायर क्वालिफिकेशन होगा वो भी लोग इसमें आपको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और मिनिमम एज आपको 18 है, लेकिन 18 से आपको और भी जो आपको कैटेगरी है जिसमें आपको एज में भी छूट दिया जाता है, जिसमें आपको SC/ST कैटेगरी आपको एज में आपको छूट देते हुए अनुसार अलग अलग आपको छूट मिलता है, जिसमें आपको 35 से 40 वर्ष तक वाले लोग इसमें आराम से फॉर्म को फिलअप कर देते हैं कैटेगरी वाइज। तो इसमें आपको मेन रूप से इसके बाद जो भी आपको जिला में निकलता है सबसे पहले इसमें फॉर्म ऑफलाइन आपका लिया जाता है, यानी कि ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप करना होता है, यानी कि सभी आपका फॉर्म को सबसे पहले लेना होता है, उसमें आपको सारा आपका डिटेल भरना होता है और उसमें आपको सारा डॉक्यूमेंट भी आपको अटैच करके और बाई पोस्ट या फिर हाथों हाथ आप लोग के डीसी ऑफिस का जो आपको पोस्ट एड्रेस होता है वहाँ पर आपको फॉर्म को फिलअप कर देना रहता है। स्पीड पोस्ट के द्वारा भी भेज सकते हैं या फिर हाथों हाथ कहीं पर आपको जमा कर सकते हैं। यानी कि सबसे जो फर्स्ट स्टेप आपका चौकीदार के लिए होता है आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, यानी कि फॉर्म जो भी फिलअप आपको कर लिए समझिए कि आपका एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद आपको जितना लोग फॉर्म फिलअप करते हैं उनका आपका लिस्ट जारी किया जाता है कि कितने लोगों का फॉर्म को एक्सेप्ट किया गया है और कितने लोगों का वहाँ पर रिजेक्ट किया गया है और कितने लोगों ने आपको गलत आपको आवेदन भरा है। तो सारा लिस्ट फिर जारी किया जाता है, जिसको बोला जाता है कि आपको स्क्रूटनी का आपको लिस्ट जारी किया जाता है। और स्क्रूटनी में ही आपको सारा का लिस्ट दे दिया जाता है कि कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है और कितने लोगों का फॉर्म को एक्सेप्ट किया गया है, कितने लोगों का रिजेक्ट किया गया है और कितने लोगों का ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। और जिनका आपका ऑब्जेक्शन लगा रहता है उनको आपको मौका दिया जाता है कि आपको इतना से इतना डेट के बीच में आप लोग जो भी आपको कमी है एप्लीकेशन में उसको आप लोग ला के और फिर आवेदन वहाँ पर देना होगा और वहाँ पर आपका जो भी आपको कमी होगा उसको सुधार कीजिएगा, तो उनका भी आपको फाइनली आवेदन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यानी कि मेन जो पहला होता है स्क्रूटनी करने के बाद जिनका भी आपका एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इसके बाद इसमें जो आपको आगे का प्रोसेस होता है कि उनको आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। जो फर्स्ट स्टेप आपका चौकीदार के लिए होता है आपका रिटेन एग्जाम होता है, यानी कि सबसे पहले उनको आपको
फॉर्म जिनका आपका एक्टिवेट हो चुका होता है उनका आपको सबसे फर्स्ट प्रोसेस आपका रिटेन एग्जाम लिया जाता है, और रिटेन एग्जाम के लिए आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। तो जिनका फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाता है उनका आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, और उनका जिला में ही आपका सेंटर बनाया जाता है जहाँ पर उनका आपका रिटेन एग्जाम कराया जाता है। और रिटेन एग्जाम की बात करें तो रिटेन एग्जाम में मेन रूप से आपको 50 नंबर का आपको रिटेन एग्जाम लिया जाता है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी आपका होता है ऑफलाइन आपका ये एग्जाम लिया जाता है। एग्जाम में आपको वहाँ पर आपका सारा जो होता है ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन का लेवल की बात करें तो क्वेश्चन आपका सिंपल, आपको जनरल, आपका जो भी जिला का लिया जाता है उसी जिला का आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है वो आपको जांच किया जाता है, जिसमें आपको जिला का क्वेश्चन रहता है, साथ ही साथ आपको झारखंड का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और 2-4 क्वेश्चन जो रहता है वो आपको नेशनल लेवल का भी, आपको राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आपको टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको इस एग्जाम में किसी प्रकार का निगेटिव आपको मार्किंग नहीं किया जाता है, यानी कि सारा क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है। वहीं पर आपको AMR आपका आधारित आपको रिटेन एग्जाम लिया जाता है, वहीं पर आपको क्वेश्चन और फिर आपको आंसर एक ही में आपको रहता है। तो बाकी रिटेन एग्जाम में रूप से आप लोग को देना है, और रिटेन एग्जाम के आधार पर और फिर आपको रनिंग के आधार पर इसमें सजेशन लिया जाता है। यानी कि रिटेन में जो भी आपको नंबर हाई फेल आते हैं, जो अच्छा खासा नंबर लाते हैं, उनको आपको फाइनली दूसरा जो स्टेप होता है आपको रिटेन एग्जाम के बाद दूसरा जो होता है आपको फिजिकल एग्जाम। फिजिकल एग्जाम में मेन रूप से आपको हाइट का मेजरमेंट किया जाता है, और आपको वहाँ पर रनिंग लिया जाता है, और फिर आपको साइकिल चलाने का नॉलेज भी आपको जाँच किया जाता है। यानी कि 14 के लिए आपको साइकिल चलाने का नॉलेज भी आपको होना चाहिए, वो तो आपको बेसिक हर कोई का आपका नॉलेज होता ही है। यानी कि आपको रिटेन के बाद रिजल्ट जारी किया जाता है, जिसके अनुसार 3 गुना रिजल्ट दिया जाता है। यानी कि जितना भी सीट है उसके आपको 3 गुना लोगों को आपको फिजिकल एग्जाम के लिए बोला जाता है। और फिजिकल में मेन रूप से आपको हाइट की बात करें तो आपको जनरल और OBC के लिए आपको हाइट जो होना चाहिए 160 सेंटीमीटर आपको हाइट मांगा जाता है। और फिर आपका SC और ST के लिए आपको हाइट की बात करें तो 155 सेंटीमीटर आपको हाइट होना चाहिए। और फिर आपको महिला की बात करें तो महिला को हाइट के रूप में 148 सेंटीमीटर महिला को हाइट आपको होना चाहिए। और इसके बाद इनका भी हाइट आपका सही रहता है। इसके बाद उनका आपका रनिंग लिया जाता है, यानी कि रनिंग में मेन रूप से जो आपको होता है आपका 1600 मीटर का रनिंग लिया जाता है। और रनिंग भी जो होता है वो आपको अंक बेसिस पर आपका रनिंग कराया जाता है। यानी कि जो भी आपका रनिंग में आपको एक्सीडेंट मारते हैं उनको आपको अंक आपको बेसी मिलता है, और आपको जो समय ज़्यादा लगाते हैं उनको आपको अंक कम दिया जाता है। यानी कि जो भी रनिंग आपका प्रोसेस है उसमें आपको 20 अंकों का आपका रनिंग लिया जाता है। यानी कि रनिंग में आपको टोटल 20 अंक का रनिंग होता है, यानी कि 50 नंबर का रिटेन एग्जाम और आपका 20 नंबर आपका रनिंग, यानी कि टोटल आपका 70 नंबर के आधार पर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। और रनिंग में आपको बात करें तो रनिंग में आपको पुरुषों के लिए आपको 1600 मीटर का रनिंग जो 5 मिनट में आपको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं उनको आपको 20 अंक दिया जाता है, यानी कि जिसको एक्सीडेंट माना जाता है। यानी कि 5 मिनट में अगर आप लोग 1600 मीटर दौड़ जाते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। और आपको 5 मिनट से आप लोग 6 मिनट तक आप लोग समय लगाते हैं तो उनको आपको 10 अंक दिया जाता है। यानी कि मेरिट में अगर आप लोग को आना है तो दौड़ को आपको एक्सीडेंट करना होगा, तभी आपको एकदम चांस पूरा 100% बनता है कि आप लोग को फाइनल जरूर मेरिट बनेगा। और इसके बाद आपका 6 मिनट से जो भी आपको ज़्यादा समय लगाते हैं, यानी कि 6 मिनट से आपको समय ज़्यादा लगेगा तो आपको रनिंग में वहीं डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा, आपका वहीं पर आपका सारा खत्म हो जाता है। और महिलाओं के लिए बात करें कि फीमेल के लिए, तो महिलाओं के लिए भी आपका 1600 मीटर का ही रनिंग आपको लिया जाता है महिलाओं का भी, लेकिन उनको समय थोड़ा ज़्यादा मिलता है। यानी कि उनके लिए आपको 8 मिनट में उनको 1600 मीटर का रनिंग करना रहता है। यानी कि महिला को 8 मिनट में जो भी महिला लोग 1600 मीटर का रनिंग कंप्लीट करते हैं तो उनको 20 अंक दिया जाता है, उनको एक्सीडेंट माना जाता है। और फिर आपको 8 मिनट से आप लोग को 10 मिनट के बीच में जो भी महिला लोग आपको रनिंग को पास करते हैं उनको 10 अंक दिया जाता है। और फिर आपको 10 मिनट से ज़्यादा समय लेने वाले को डिस्क्वालीफाई समझा जाता है। यानी कि रनिंग में मेन रूप से समय आपका दिया जाता है अलग अलग, और इसके आधार पर आपका इसमें रनिंग कराया जाता है। तो आपको जो रिटेन पास किए, आपका जो फिजिकल पास किए, उनका फाइनली आपको रिजल्ट जारी किया जाता है। और रिजल्ट जारी करने के बाद उनको आपका जो मेडिकल जांच है और फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके लिए आपको बुलाया जाता है। तो मेन रूप से जो भी आपका फिजिकल और मेडिकल जो भी पास किए, तो आप फिजिकल जो पास किए उनका आपको मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मेडिकल में मेन रूप से आपका चेक किया जाता है कि आपको जो कलर ब्लाइंडनेस है वो है कि नहीं है। BP आपको ब्लड प्रेशर जांच किया जाता है, ECG जांच किया जाता है, थोड़ा बहुत आपका ब्लड टेस्ट आपको कराया जाता है। यानी कि जो भी आपका मेडिकल जांच है आपका जिला का ही आपका सदर हॉस्पिटल जो होता है वहीं पर आपको सरकारी हॉस्पिटल में ही आपका मेडिकल जांच कराया जाता है। जो आपको मेडिकल कोई टफ नहीं होता है, जो भी आपको जनरल जो आपको रनिंग इतना अच्छा से कर लेते हैं, रनिंग जो आपको एक्सीडेंट कर लेते हैं वो समझिए कि आपका
मेडिकल में नहीं छंटिएगा। और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई कराई जाती है, जिसमें आपका सारा डॉक्यूमेंट जो करेक्टर और सारा डॉक्यूमेंट जो क्वालिफिकेशन का है सारा आपको वहाँ लेके प्रेजेंट आपको होना होता है। सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए और आपका सारा का जीरोक्स भी होना चाहिए और सारा डॉक्यूमेंट वहाँ पर वेरीफाई होता है। और जिनका भी आपका सारा चीज़ आपका वेरीफाई हो जाता है, फाइनली उनका जो बच जाता है उनका आपका ज्वाइनिंग कराया जाता है। यानी कि मेन रूप से चौगार के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपको रिटन एग्जाम फर्स्ट में और सेकंड में आपका फिजिकल, इसके बाद आपका डायरेक्ट इसमें मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग कराया जाता है। और ज्वाइनिंग के बाद इसमें आपको ट्रेनिंग कुछ दिन की कराई जाती है और ट्रेनिंग के बाद इसमें आपको बात करें, इसमें आपको फाइनली प्रोबेशन पीरियड आपको 2 साल का रहता है और इसके बाद आपको इसमें जहाँ पे अभी आपको पोस्टिंग दिया जाता है आपको ड्यूटी कराई जाती है। और इसमें आपको सैलरी की बात करें तो आपको चौगार के लिए वेतन के रूप में आपको कितना दिया जाता है, तो आपको चौगार के लिए ग्रेड पे जो है आपको 1800 आपको ग्रेड पे है, जिसमें आपको वेतन भी आपको अच्छा खासा बन जाता है, जिसमें आपको 28 से 30 हज़ार आपको मंथली इनकम इसमें आराम से आपको बन जाता है। जो बेसिक आपको 18,000 होता है, जिसमें आपको उसमें DA HRA सब ऐड करके इसमें वेतन भी अच्छा खासा मिल जाता है। और वेतन किस तरह से बनता है इसका डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, तो उसको नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। और इसका फिर बात करते हैं कि चौगार का आपका वर्क क्या करना होता है, जॉब प्रोफाइल आपका क्या करना रहता है। चौगार का आपका बहुत सारा काम होता है, थाना में आपका रहता है, थाना का बहुत सारा काम होता है। जो कैदी का आपका देख रेख करना हो, दैनिकी जो करना हो थाना में, वो सब अलग काम होता है। किसी का आपका ड्यूटी SP ऑफिस हो, गोपनीय में हो, DC ऑफिस हो, उन सारा का अपना जिस जगह पर आपका पोस्टिंग किया जाता है उसके जगह पर अलग अलग आपका ड्यूटी किया जाता है। और चौगार का जॉब प्रोफाइल क्या है, कहाँ रखता है, तो क्या क्या ड्यूटी रहता है, उसका भी मैंने अलग से वीडियो आपको चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, तो उसको भी नहीं देखे हूँ तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग सारा डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। तो मेन रूप से आप लोगों को चौगार बनने के लिए आपको इतना प्रोसेस से आपको होके गुजरना पड़ता है। और जो फाइनली सभी में आपको सक्सेसफुल यानी कि पास होते हैं उनका फाइनली इसमें आपको सिलेक्शन लिया जाता है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट अभी भी आता है कि सर पहले मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है तो मेरा पहले आपको रनिंग लिया जाएगा कि क्या होगा। तो आपको आज डाउट क्लियर हो गया होगा कि पहले आपको जो भी का फॉर्म एक्सेप्ट होता है तो सबसे पहले वहाँ पर रिटेन एग्जाम होगा, इसके बाद आपको वहाँ पर फिजिकल होगा यानी कि रनिंग होगा, इसके बाद आपको सारा प्रोसेस आपका लिया जाएगा। तो यही आपका अपडेट है। और बाकी इसलिए तो लोगों के भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और बाकी फिलहाल वीडियो में नहीं, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।